हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डू एज डायरेक्टेड नाम से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 12th क्लास यानी 12वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है, उसका जो सेक्शन बी होता है यानी राइटिंग सेक्शन का, उसमें ग्रामर बेस्ड एक क्वेश्चन होता है जिसको डू एज डायरेक्टेड नाम से पूछा जाता है, यानी कि वह करो जैसा निर्देशित किया गया है। इसके अंतर्गत वॉइस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशंस एंड क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लगभग 10 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है अलग अलग टाइप से। इस वीडियो में हमने पिछले 3-4 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है नरेशन का, इनडायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है माई मदर सेड ही विल नॉट कम। मेरी माँ ने कहा वह नहीं आएगा। इसको कैसे चेंज करना है? माई मदर सेड का सेड रहेगा और उसके बाद कॉमा हटा करके हम क्या लिखेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही का ही रहेगा और विल की जगह में हम इसे चेंज कर देंगे WOULD वुड में। ही वुड नॉट कम और इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दो वाक्य हैं। माई मदर सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इस वाले वाक्य को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस लिखा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जिस वर्ब से बात शुरू की जाती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। ये जनरली से रहता है या सेज रहेगा या सेड रहेगा। तो ये सेड जो है सी का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलता जाएगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस होते हैं आपके प्रोनाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, आपके टेंस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, यानी कि वर्ब फॉर्म चेंज होती है, वर्ब फॉर्म चेंज होती है। साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का भी इसमें चेंज होता है। तो किस तरह से ये चेंज होता है उसको हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है इस वाक्य में माई मदर सेड, माई मदर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ये सेड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो लिखा है इसको हटाएंगे, इसकी जगह में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही का ही रहेगा, ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, शी, इट एंड दे। अगर यहाँ पे ही, शी, इट, दे में से कोई भी वर्ड है तो वो चेंज नहीं होगा। विल की जगह में हो गया वुड, ही वुड नॉट कम, बाकी सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। माई मदर सेड दैट ही वुड नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस इज टीचर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर सेड टू मी, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू हिम, टीचर सेड टू देम, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड में, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। पूरे सेड टू को हम नहीं लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ सेड टू वी विल राइट टोल्ड और फिर लिखेंगे मी, टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी हमने पहले, अगर आपको नियम पता है तो आपको पता होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस बदल जाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई ऐसी बात लिखी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होता, यानी उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो सूरज पूरब में उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसलिए राइजेस का राइजेस ही रहेगा। टेंस चेंज मीन्स जो वर्ब फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी, इसको चेंज नहीं होगा। जबकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो भी टेंस हैं, जो भी प्रेजेंट के टेंस हैं, वो अपने अपने कंसिक्यूटिव टेंसेस में बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है। जैसे अगर ईट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि ईट्स है और ईट है तो ये चेंज हो जाएगा आपका एट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हैज़ ईटन है, हैज़ ईटन है या हैव ईटन है तो ये चेंज हो जाएगा आपका हैड ईटन में, ठीक है। और अगर आपका है इज, एम और आर लिखा है तो ये बदल जाएगा वॉज और वर में बदल जाता है। अगर विल और शेल यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पे है तो इट चेंजेस इनटू वुड में बदल जाएगा ये,
कब बदलेगा? जब यहाँ पे सेड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे से रहेगा या सेज रहेगा तो ये इसका टेंस नहीं बदलता है। इसको आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस पर बेस्ड है ये। ही सिंग्स अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अ सॉन्ग को हमने पहले लिखा, उसके बाद हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब को ध्यान से देखना है। सिंग्स है जब, जब रहेगा सिंग्स या सिंग, माने या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सिंग्स और सिंग्स में हम पैसिव वॉइस बनाते समय हम जोड़ते हैं इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी टेंसेस में हम पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के अनुसार चेंज होती है। हमारा जो पैसिव वॉइस सही बने इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है बाई एंड बाई के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इस क्रम को आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये वाक्य जो है सही सही बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, अ सॉन्ग को हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमने ये सब्जेक्ट हो गया आपका अ सॉन्ग, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। तो हेल्पिंग वर्ब नियम क्या है? अगर सिंग्स रहता है तो हम क्या लगाते हैं? इज, एम और आर, इसलिए हमने इज लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। आफ्टर दैट वी पुट द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। फिर हमने लगाया बाई, और बाई के बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको यहाँ पे लिखनी है, तो ये हो गया हिम। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। वह गाना गाता है और उसके द्वारा गाना गाया जाता है। अगर आपने हमारा पैसिव वॉइस का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो कृपया लिंक में जाकर के उसको चेक करें, वहां आपको पूरा डिटेल वीडियो पैसिव वॉइस का मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक एक एक बात समझाई गई है, बताई गई है। आइए देखते हैं ये वाला सेंटेंस, थीफ स्टोल माई मनी। चोर ने मेरा पैसा चुराया। इसको हमने क्या, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब रहेगी तो हम लगाएंगे वॉज और वर, वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सेम पैटर्न यही रहेगा, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस जो है वो ऐसी रहेगा। लेकिन चोर ने पैसा चुराया। किसने चुराया? थीफ हो गया आपका सब्जेक्ट, मनी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपने मनी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए मनी को आपने सबसे पहले लिखा, ये बना आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। आपको नियम याद करना है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, और वॉज और वर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहाँ पे सिंगुलर नंबर है मनी, तो हमने वॉज लिखा। यहाँ पे कुछ और आता, दो शब्द होते या प्लूरल नंबर होता तो हम यहाँ पे वर लिखते। तो मनी वॉज लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। आफ्टर दैट मेन वर्ब है स्टोल, स्टील यानी चोरी करना। स्टील का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, तो थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका स्टील, स्टील माने चोरी करना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। यानी वॉज स्टोलन। वॉज क्यों आया? क्योंकि ये जो है सेकंड फॉर्म था। यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का ही पास्ट, वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म लिखी, बाई थीफ लगा दिया, ये बाई लगाया आपने, उसके बाद आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगला जो हमारा पॉइंट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ढूंढिए। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। फाइंड आउट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को ढूंढना है आपको इसमें से। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें जो प्लेइंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का भी एक बहुत ही अगर डिटेल में आपको बताना पड़ेगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के वर्ब और नंबर के अनुसार बदलते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आपको इसको अलग से लिखना है। एग्जाम में जब आप लिखेंगे प्लेइंग और उसके आगे लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। एंजॉय आपका फाइनाइट वर्ब है। एंजॉय क्या है आपका? फाइनाइट वर्ब। ये आपका है फाइनाइट वर्ब, और ये है नॉन, ये दोनों वर्ब है, एंजॉय एंड प्लेइंग। बट प्लेइंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम यहाँ पे लिखते ही और हम लिखते ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने क्या किया? ही सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये सिंगुलर नंबर हो गया। एंजॉय में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। यानी ये वाला जो वर्ब है
ये चेंज हो गया है। इसके अनुसार जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, नंबर माने सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, पर्सन मीन्स ही शी इट दे आई यू वी, ये आपका पर्सन हो गया। तो यहाँ पे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है, तो ये वर्ब जो है चेंज हो गया। लेकिन ये वाला जो वर्ब है प्लेइंग, ये चेंज नहीं हुआ है, ये दोनों में सेम है, इसलिए हम कहेंगे इसको नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलते नहीं हैं। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी इसको रट सकते हैं, ध्यान समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब भी आईएनजी फॉर्म के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म इज नॉन फाइनाइट वर्ब। किसी भी आईएनजी फॉर्म के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, कुछ भी नहीं लिखा है, विल बी, शैल भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये आपका होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए एक और एग्जाम्पल इसको देखते हैं। ही लाइक्स वॉचिंग कार्टून्स, उसको कार्टून देखना पसंद है। यहाँ पे वॉचिंग जो है वो क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये जो लाइक्स है, ये जैसे हमने इंजॉय का एग्जाम्पल दिया, इंजॉयज हो गया था ही के साथ, वैसे यहाँ पे ही के साथ ये क्या है, लाइक्स हो गया है। तो ये वर्ब बदल रहा है, ये बदल नहीं रहा है। अगर मैं लिखूंगी यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो हम लिखेंगे यू लाइक, यू के साथ लाइक आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता है। ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, राम श्याम के साथ लगता है, लेकिन यू के साथ नहीं लगता। यू के साथ और आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वाली जो लाइक और इंजॉय है, ये जनरली नॉन फाइनाइट वर्ब के ये सेंटेंसेस में काफी यूज होता है। तो ये वॉचिंग आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया ये। अब आइए, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यानी आईएनजी वाला जो वर्ब फॉर्म है ये है, तो ये वर्ब, बट हियर इट इज यूज एज अ जेरेंड। ये जेरेंड के रूप में यूज किया जा रहा है, ये नाउन के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट बन गया है। स्मोकिंग का मतलब हो गया यहाँ पे धूम्रपान। धूम्रपान इज अ बैड हैबिट, ये बहुत गंदी आदत है। तो स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर हम ये लिखते ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ये आपका दोनों के दोनों क्या हो गए, फाइनाइट वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे हमने स्मोकिंग को स्टार्टिंग में लिखा है और उसको हमने सब्जेक्ट का काम ले रहे हैं इसका, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, जेरेंड है, नाउन है ये। स्मोकिंग इज बैड हैबिट विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अगर हम लिखते हैं रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। बट अगर हम लिखते हैं ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, तो यहाँ पर ये रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, ये वर्ब का काम कर रहा है, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, वर्ब के रूप में होते हुए भी काम जो किया जा रहा है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है कि पढ़ाई करना, यानी पढ़ने की आदत जो है वो एक अच्छी आदत है। तो ये वो हो गया। यहाँ पर ये है वह पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। उसी तरह से एक और सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। कभी भी हैविंग के बाद, हैविंग लिखा है और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये क्या होता है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको भी ध्यान देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब इस तरह से भी आता है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ये जो वेंट है यहाँ पे, ये फाइनाइट वर्ब है, काम समाप्त करके वो अपने घर चला गया। अगला स्ट्रक्चर क्या है, नो सूनर देन एंड एज सुन एज का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करेंगे, एज सुन एज टीचर एंटर्स द क्लास स्टूडेंट्स स्टैंड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आता है, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। तो इसको आप यहाँ पे लिखा रहेगा, री राइट द सेंटेंस, री राइट द सेंटेंस। इस वाक्य को दोबारा से लिखिए नो सूनर देन का यूज करते हुए। तो आपको क्या करना है, ये हमने यहाँ पे बनाया आपके लिए, आपको एज सुन एज को नहीं लिखना है, एज सुन एज को हमने नहीं लिखा, ये लिखा हमने नो सूनर। उसके बाद ये जो नो सूनर देन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नो सूनर के साथ आपको 3 हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड को लिखना है। कहाँ पे लिखना है, ठीक नो सूनर के बाद। और डू लिखना है, डज लिखना है कि डिड लिखना है, इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब के अनुसार ये डिसाइड होगा। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, एंटर, प्रवेश करना। तो ये वर्ब हो गया, इसमें क्या लगा है, एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज।
अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे डिड आएगा, अगर केवल फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। तो ये आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स है कई बार यही लगाना भूल जाते हैं। नो सूनर वाले में आपको डू, डज, डिड को जरूर लगाना है, और कौन सा लगाना है वो वर्ब को पहचान लीजिए, कौन सा मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पे एंटर में एस लगा है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डज। नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास। अब जब हमने पूरा वाक्य वैसे उतार देना, नो सूनर लिखा, फिर लिखा टीच, फिर लिखा डज, फिर लिखा द टीचर, उसके बाद एंटर लिखना है। अब एंटर में एस नहीं लगाना है, एंटर विल बी विदाउट एस। फिर उसके बाद द क्लास लिखना है, और ये जो कॉमा है इसको भी हटा दिया हमने, इसकी जगह पे हमने लिखना है ये देन, देन आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना है कहाँ पे देन लिखना है। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो जैसा है उसको वैसे ही लिख देना है, स्टूडेंट्स स्टैंड अप। इसका मतलब है कि जैसे ही टीचर क्लास में आता है स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। एक ही बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एज सुन एज विराट कोहली कंप्लीटेड हिज सेंचुरी स्पेक्टेटर्स चीयर्ड हिम। जैसे ही विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी, अपने शतक को कंप्लीट किया, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स माने होता है दर्शक, जो ऑडियंस होती है, उन्होंने उसको चीयर्ड किया, मीन्स उसको हर्ष ध्वनि से उसका स्वागत किया। अब इसको कैसे बनाना है, वैसे ही सेम, एज सुन एज को हमने नहीं लिखा, एज सुन एज की तरह के बदले हमने क्या लिखा, नो सूनर। अब हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। क्यों लगाया डिड, क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगेगी तो यहाँ पे डिड आएगा। नो सूनर डिड विराट कोहली लिखा, उसके बाद विराट कोहली के बाद कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट में अब हम कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे, जब भी डिड लगाएंगे तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और जहां पर भी सेकंड फॉर्म होती है वहां पर डिड लगता है, लेकिन जब डिड लगता है तो सेकंड फॉर्म बदल जाती है फर्स्ट फॉर्म में, इसको एकदम ध्यान देंगे। तो ये हो गया, नो सूनर डिड विराट कोहली कंप्लीट हिज सेंचुरी, फिर ये सेंचुरी के बाद जो कॉमा इसको हटाया और इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये देन लिख दिया। ये तो देन स्पेक्टेटर्स चीयर्ड हिम, बाकी सेंटेंस सेम वैसा ही रहेगा। इसी को हम रिवर्स करके देख लेते हैं, ऑपोजिट। नो सूनर वाला क्वेश्चन आया है और एज सून एज करके आपको इसको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आ गया, नो सूनर डिड आई टेक डोज ऑफ मेडिसिन देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। मैंने दवाई ली ही नहीं थी कि मुझे अच्छा महसूस होने लगा। आपको बनाना है जैसे ही मैंने दवाई ली मुझे अच्छा फील होने लगा, तो आपको वैसे ही करना है। नो सूनर को नहीं लिखना है, नो सूनर के बदले क्या लिखना है, एज सून एज लिखा। फिर डिड को ड्रॉप कर देना है, डिड को भी नहीं लिखना है। डिड हम कब लिखते हैं, जब हम नो सूनर लगाते हैं, एज सून एज के साथ डिड नहीं आता है। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये बदल जाएगी सेकंड फॉर्म में, इसको ध्यान रखेंगे। एज सून एज लिखा, नो सूनर के बदले लिखा एज सून एज। डिड को भी नहीं लिखना है, डू डज डिड जो भी रहेगा उसको नहीं लिखना है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है उसको लिखा। फिर अगर डिड है तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डिड को नहीं लिखा है। एज सून एज आई टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन, और देन को भी नहीं लिखना है, देन को भी हम स्किप कर देंगे और फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सो दैट एंड टू का प्रयोग कैसे करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो हमने क्या करना है, टू का प्रयोग करके वी हैव टू राइट द सेंटेंस अगेन। किस तरह से किया हमने, इन प्लेस ऑफ सो दैट के बदले हम को टू एंड टू का प्रयोग करना है। इसका डिटेल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया, ही लिखा, इज लिखा, सो को नहीं लिखना है, सो को नहीं लिखा, सो के बदले लिखा TOO2। फिर लिखा हमने वीक, और फिर दैट को भी हमने नहीं लिखना है, ये वाले कंजक्शन को भी हमने नहीं लिखना है, दैट भी हट गया। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें भी ही कैन नॉट, नॉट तक फिर से नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। नॉट के बाद वाला जो वर्ड है उसे लिखना है, लेकिन उस वर्ड से पहले हमको TO2 लिखना है, नॉट तक नहीं लिखना है। इसको एकदम ध्यान देंगे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और इसको भी लिख देते हैं। तो नॉट के बाद तक नहीं लिख, दैट से लेकर के नॉट तक नहीं लिखना है। उसके बाद जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा, वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो ये टू एंड टू का यूज हो गया। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है कि वो इतना कमजोर है, चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब भी यही है कि वो बहुत कमजोर है, चल नहीं सकता। लेकिन ये वाला सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस, ये कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, और ये सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, सो दैट, ये है एडवर्ब क्लॉज है, ये दैट से लेकर के यहाँ तक के वाक्य को क्या बोलेंगे,
एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज इंडरलाइन करने के लिए भी कई बार आ जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी एडवर्ब क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आइए देखते हैं इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व। क्वेश्चन इतना कठिन है कि वो सॉल्व नहीं कर सकता। अब इसको भी सेम इसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखा, इज लिखा, सो को नहीं लिखा, सो के बदले TOO लिखा, फिर लिखा डिफिकल्ट। क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट और यहाँ पर दैट से लेकर के ही कैन नॉट तक नहीं लिखना है। ये जो सॉल्व है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले हमको क्या लिखना है, टू सॉल्व हो गया ये। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बन जाता है और इस तरह का वाक्य ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इस तरह से लिख करके भी ऐसे आ सकता है कि चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल इसका, द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अभी रिवर्स करके भी आ जाता है, टू वाला दे देंगे और कहेंगे सो दैट लगा करके दोबारा से लिखो। तो द सम इज टू डिफिकल्ट, अगर आपको इसको प्रैक्टिस है, नियम याद है तो आप बना लोगे। बार बार वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देखिए तो आंसर आपका बनने लगेगा। द सम इज सो डिफिकल्ट, फिर से क्या किया, द सम का सम हो गया। ये सम का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये SUM है। सम माने होता है सवाल। द सम इज सो नहीं लिखना, टू नहीं लिखना है। टू के बदले हमने क्या लिखा, सो। जैसे वहां पे सो के बदले हमने टू लिखा था पहले वाले में, इसका उल्टा कर देना है। टू के बदले क्या लिखा, सो। द सम इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट के बाद यहाँ पर हमने लिख देना है दैट। ये कंजंक्शन दैट को हम लगाएंगे, यहाँ पे नहीं रहता है लेकिन यहाँ पे हमको इसको लगाना है। तो दैट लिखा, उसके बाद फॉर मी है कि मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो फॉर मी का आपको नॉमिनेटिव फॉर्म लिखना है, यानी आई। यहाँ पे अगर लिखता द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट फॉर हर, तो यहाँ पे शी आता। यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे ही आता। यहाँ पे देम होता तो यहाँ पे दे आता। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म आएगी क्योंकि हमको दूसरा सेंटेंस बनाना है अभी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं और ये कंजंक्शन कहलाएगा, ये जोड़ा गया है। तो आई कैन नॉट को अपनी तरफ से लिखना है। क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट क्यों लिखना है, क्योंकि हमको वही मीनिंग को लाना है, इसलिए कैन नॉट को अपनी तरफ से हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। दैट आई कैन नॉट सॉल्व आ जाएगा, दैट आई कैन नॉट सॉल्व आ जाएगा, या इट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरह से ही बनेगा। सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, दैट को लिखना है और फिर उसके बाद मी के बदले आई लिख करके कैन नॉट को भी एक वर्ब को और लिखना पड़ेगा। एक वाक्य को बनाने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए आपको आई कैन नॉट को इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं, एक खाली सो दैट आता है एक साथ, जिसको लिखते हैं सो दैट को, उसको कैसे लिखेंगे। जैसे ये लिखा है, ये होता है शी इज ईटिंग बैलेंस डाइट, वह बैलेंस डाइट खा रही है, यानी कि संतुलित भोजन करती है वो। शी कैन इम्प्रूव हर हेल्थ, सो दैट का मतलब होता है ये जिससे कि, यहाँ पे सो दैट का मतलब क्या हो गया, जिससे कि। तो हमने इसको कैसे जोड़ा, इसको हमने जोड़ा शी इज ईटिंग बैलेंस डाइट और सो दैट, यानी दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा। इस तरह से भी लिखा जाता है, ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन है ये। एंड सो दैट शी कैन इम्प्रूव हर हेल्थ, वह बैलेंस डाइट खा रही है जिससे कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वाक्य बनेगा ये आपका होगा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बोलते हैं इसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी उसका बैलेंस डाइट खाने का उद्देश्य क्या है, उसकी हेल्थ को अच्छा करना। पीपल ईट, लोग खाते हैं, दे कैन लिव, तो पीपल ईट सो दैट, ये हटाया कॉमा, यहाँ पे क्या लगाया, सो दैट दे कैन लिव, लोग इसी जिंदा रहने के लिए खाते हैं। इस तरह से ये वाक्य बन गया और ये सो दैट से यहाँ तक का वाक्य हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आइए बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं। यूज ऑफ इफ और अनलेस का यूज कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाता है। इफ स्टूडेंट्स डोंट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स दे विल बी पनिश्ड, यदि स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलेगी। इसको सेंटेंस को बोला जाता है री राइट, इस तरह से आएगा आपका रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस का प्रयोग करते हुए, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को दोबारा से लिखिए, यानी कि एक ही बात को
दो तरह से आप कह सकते हैं इफ और अनलेस का अलग अलग से यूज करके। अगर आप ये स्ट्रक्चर का यूज करना सीख जाएंगे तो आप अपने वाक्य को अलग अलग से बोल सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, हमने इफ को नहीं लिखना है, इफ के बदले क्या लिखा, अनलेस। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डोंट नहीं लिखना है। अब डोंट नहीं लिखना है क्योंकि जो अनलेस है ये नेगेटिव वर्ड है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड इन इटसेल्फ, तो इसमें इफ नॉट छिपा है। इसमें क्या छिपा है, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, इफ नॉट। तो नॉट तो इसमें आ ही गया यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे डोंट जो अगर लिखा रहता है इफ के साथ, उसको अनलेस के साथ नहीं लिखते हैं। अनलेस वाले वाक्य में कहीं पर भी नॉट नहीं आता है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे, तो अर्थ गलत हो जाएगा। तो अनलेस का प्रयोग करने का तरीका ही यही है। अनलेस लिखा, वह सब्जेक्ट लिखा, डोंट नहीं लिखना है, सबमिट लिखा, देयर प्रोजेक्ट्स लिखा, ये एक वाक्य हो गया। अनलेस स्टूडेंट्स सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स, फिर कॉमा लगाया, दे विल बी पनिश्ड, फिर जो वाक्य जैसा था वैसे ही उतार देना है। अब आपको इसके अर्थ को भी ध्यान से समझना है, और कई बार विल वाले सेकंड पार्ट में नॉट लगाया जाता है। कब नॉट लगाया जाता है, कि क्यों लगाया जाता है, वो अर्थ के अनुसार लगाते हैं। तो आपको इसको समझते हुए इसको नॉट लगाना है। यहाँ पे नहीं लगेगा, इसका मतलब यदि स्टूडेंट सबमिट नहीं करते तो सजा मिलेगी, यहाँ पे भी यही मतलब है। अनलेस लगा दिया हमने, अनलेस स्टूडेंट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स दे विल बी पनिश्ड। जब तक जवान नहीं करते हैं, ये नहीं यहाँ छिपा हुआ है, नहीं करते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं आईएएस का। इफ यू डोंट गो टू आगरा यू विल नॉट सी द ताजमहल, यदि तुम आगरा नहीं जाते तो तुम ताजमहल नहीं देखोगे। सीधी सी बात है, तो आपको अनलेस लगा के लिखना है। तो इफ को आपने नहीं लिखा, इफ को नहीं लिखना, इफ के बदले क्या लिखा हमने, अनलेस। अनलेस के बाद हमने लिखा यू, फिर डोंट को नहीं लिखना है क्योंकि अनलेस वाला वाक्य बनने जा रहा है, तो डोंट की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट जो है वो इसी में छिपा है। अनलेस यू गो टू आगरा का मतलब भी यही है कि यदि तुम आगरा नहीं जाते, यदि तुम आगरा नहीं जाते, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। यदि तुम आगरा नहीं जाते यू विल नॉट सी द ताजमहल, तो तुम ताजमहल नहीं देखोगे। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। इसी का रिवर्स एग्जाम्पल दे लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। इसका मतलब क्या है, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल माने यदि तुम सबकी रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं, इफ नॉट, इसमें क्या छिपा है, इफ नॉट, ये नॉट है। यदि तुम सबकी रिस्पेक्ट नहीं करते दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब आपको इसको इफ लगा के लिखना है, तो इफ लगा के लिखने के लिए क्या किया आपने, अनलेस को नहीं लिखा, अनलेस के बदले क्या लिखा, इफ, फिर लिखा यू। अब आपको डोंट लगाना है क्योंकि अनलेस यहाँ से हट गया है, इसलिए डोंट लगाना, यू है ना, तो यू के साथ क्या आएगा, डोंट। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे क्या आता, डजंट। ठीक है, तो इफ यू डोंट रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा एग्जाम में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंपाउंड सेंटेंसेस का एक बहुत अच्छा कंजंक्शन है। तो इसमें कैसे बनता है, जैसे इस तरह से बनेगा, शी इज अ प्रिंसिपल, शी इज अ सोशल वर्कर। वह प्रिंसिपल है, वह एक सोशल वर्कर है। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। These are two simple sentences. You have to combine these sentences using not only but also का यूज करते हुए करना है। आप जब भी not only but also का कंबाइन करने के लिए आएगा तो वाक्यों को ध्यान से देखिए, कौन सी दोनों वाक्यों में कौन सी जो दो चीजें हैं वो अलग है। जैसे कि इसमें शी है, इसमें भी शी है, इसमें इज है, इसमें भी इज है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, लेकिन प्रिंसिपल एंड सोशल वर्कर जो है वो अलग अलग है। तो एक के आगे, स्टार्टिंग वाले के आगे आपको नॉट ओनली लगाना है और दूसरे के आगे आपको बट ऑल्सो लगाना है। और सेकंड सेंटेंस का जो शी इज है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये किस तरह से बनेगा, आपने लिखा शी इज, फिर अ प्रिंसिपल से पहले लिखा आपने नॉट ओनली, शी इज नॉट ओनली अ प्रिंसिपल, और दूसरा लिखने से पहले लिखा बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर। इस तरह से ये बन गया। इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, इसी तरह से वाक्य बनता है। शी इज दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है और दोनों वाक्य एक ही व्यक्ति के लिए बने हैं, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमको इसको जोड़ना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो जो जोड़ते हैं वो आपका होता है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस का कंजंक्शन है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। वैसे वॉइस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर
फिर से सेम वैसा ही जैसा हमने पहली स्लाइड में किया था, राइट में एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमने ये देखना है, वर्ब को पहचानना है, राइट में एस लगा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर होगा, प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो अ लेटर लिखा, पहले सब्जेक्ट हो गया आपका लेटर, फिर आपने लिखा इज हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब रिटन, और बाई की जगह में हिम, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा बाई हर। तो ये बना आपका अ लेटर इज रिटन बाई हर। तो इसको याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वह पत्र लिखती है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, हिम और अ चेयर। मैंने उसको ऑफर किया, क्या किया, अ चेयर। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑफर्ड हो गया आपका वर्ब, हिम हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ चेयर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं। जनरली गिव वाला जो वर्ब होता है, सेंड वाला जो वर्ब होता है, ये ऑफर्ड वर्ब हो गया, इनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली दो आते हैं। अ चेयर जो वस्तु होती है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाले का जो पैसिव वॉइस बनता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो या चेयर को सब्जेक्ट बना लो। तो किस तरह से बनेगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हो गई इसकी, ऑफर्ड के बाद यानी वर्ब के बाद अगर जो लिखा है प्रोनाउन का तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। अब इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो हिम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ही लिखेंगे। अब आपको अगर ऑर्डर याद है तो पहला क्या, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, आफ्टर दैट बाई, और बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट, बाई के बाद आपका क्या आता है, न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस को आप ध्यान देंगे और इसका प्रैक्टिस करना है बार बार, तभी आपको अच्छे से आएगा। बार बार एक ही बात समझाने से नहीं होगा, आपको बार बार ऐसे तरह के वाक्यों का प्रैक्टिस करना है, बना बना के देखना है। तो ही लिखा हमने, ही लिखा, ही हो गया सब्जेक्ट। अब हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, वॉज क्यों आया, क्योंकि ये ऑफर्ड है, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में तो उसके में हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर, वॉज या वर लगाते हैं। क्योंकि ये ही सिंगुलर नंबर है तो हमने वॉज लगाया, अगर यहाँ पे दे होता तो हम यहाँ पे वर लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा इसलिए वॉज आया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको लिखना मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑफर्ड की थर्ड फॉर्म भी ऑफर्ड ही रहती है। ईडी वाला जो रेगुलर वर्ब होते हैं ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं, ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड, उसके बाद लिखना अ चेयर, ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर, उसे एक चेयर ऑफर की गई बाय मी। अब ये आई को हमने यहाँ ले आए तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने यहाँ लिखा, और बाई के बाद ये आ गया न्यू ऑब्जेक्ट, यानी मी बन गया आपका न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये वाक्य बन जाता है। अब अगर हमको चेयर को बनाना है सब्जेक्ट तो हमने लिखा अ चेयर, चेयर के बाद सब्जेक्ट, फिर से ठीक वैसे ही करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ऑफर्ड, अ चेयर वॉज ऑफर्ड, हिम लिख देना है, उसको दी गई, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम भी आपको लिखना पड़ेगा, बाय मी आ जाएगा। दो तरह से आप इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।